वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयन रेगुलेशन के बारे में, जिसमें कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कैल्शियम आयन रेगुलेशन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जीपीसीआर क्या है। जैसे कि जीपीसीआर नाम सजेस्ट कर रहा है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा और ये अपने काम करने के लिए जी प्रोटीन्स की मदद लेते हैं। इसी वजह से इनको बोला जाता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। यहाँ पे जो जीपीसीआर मॉलिक्यूल है वो 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। आप जानते हैं कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई ना कोई हिस्सा इनका क्रॉस कर रहा होगा। यहाँ पे जीपीसीआर मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस करता है। इसी वजह से इनका नाम सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी है, या फिर इसे 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप अगर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिडर करेंगे और ये मान लीजिए साइटोसोलिक रीजन है और ये एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन है, तो जब जीपीसीआर के बारे में बात करते हैं तो जीपीसीआर का एंड टर्मिनल हमेशा एक्स्ट्रा साइटोसोलिक रीजन पे देखने को मिलता है और यहाँ पे ये 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 7 टाइम इसको क्रॉस करा रही हूँ। 7 टाइम क्रॉस कराने के बाद जो सी टर्मिनल है इस पर्टिकुलर प्रोटीन का, इस पेप्टाइड का, वो साइटोसोलिक रीजन में देखने को मिलता है। फर्दर ये जब भी किसी लिगांड को एक्सेप्ट करते हैं या रिसीव करते हैं, ये लिगांड अपने आप तो अंदर जा नहीं सकता साइटोसोलिक रीजन पे, क्योंकि ये लिगांड मेनली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर होने के वजह से ये हाइड्रोफिलिक लिपिड मॉलिक्यूल्स अंदर से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते साइटोसोलिक रीजन में। इसी वजह से इन लिगांड के पास जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा साइटोसोलिक रीजन में पहुंचाने के लिए जी प्रोटीन कुछ दूसरे मैसेंजर का मदद लेता है, जिनको बोला जाता है सेकेंडरी मैसेंजर्स। इन सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कराने के लिए फर्दर एक प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जिसका नाम होता है जी प्रोटीन, जिसका नाम आ जाएगा जी प्रोटीन। जैसे ही जीपीसीआर रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, इनके पास कोई लिगांड आ जाता है, तो ये सबसे पहले जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं और ये जी प्रोटीन फर्दर सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कराते हैं, इनका नंबर इंक्रीज करा देते हैं ताकि आगे जो लिगांड के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे सेल में या न्यूक्लियस में पहुंच सके और जो भी एक्शन लेना होता है प्राइमरी लिगांड को, वो एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो सके। ये था बेसिक जीपीसीआर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कैल्शियम आयन के बारे में हमने सबसे पहले देखा कि जीपीसीआर रेगुलेट कर रहा है कैल्शियम आयन को, इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को। वो कैल्शियम की ज़रूरत क्यों है, किस वजह से कैल्शियम आयन का रिलीज़ हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो जीपीसीआर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब सिग्नल रिसीव करने का काम करते हैं। रिसीव करने के बाद ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक सिग्नल आ गया है, कोई लिगैंड आ गया है इसके पास, ये लिगैंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जा सकता। जीपीसीआर रिसेप्टर के पास इसके जो साइटोसोलिक रीजन है वहाँ पे एक जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये जी प्रोटीन ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होते हैं, मतलब इनके पास 3 सब यूनिट प्रेजेंट होता है। 3 सब यूनिट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा सब यूनिट इनके पास प्रेजेंट होता है, जिनको बोला जाता है जी अल्फ़ा, जी बीटा एंड जी गामा के नाम से ये जाना जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं। जी अल्फ़ा सब यूनिट एंड जी गामा सब यूनिट दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं एंड जीपीसीआर रिसेप्टर के पास ये मिलते हैं। जैसे ही कोई लिगैंड इसके पास आ जाता है तो जीपीसीआर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है और इसका जो लूप है, ये पर्टिकुलर लूप जी अल्फ़ा प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है देखते हैं। अगर ये इनएक्टिव स्टेट में है, मतलब जब लिगैंड जीपीसीआर रिसेप्टर के पास नहीं आता है, तो जी अल्फ़ा के पास एक जीडीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही कोई लिगैंड यहाँ पे आ जाता है, ये जीडीपी मॉलिक्यूल का एक्सचेंज करा के ये पर्टिकुलर जी अल्फ़ा प्रोटीन्स या फिर ये जी अल्फ़ा जीटीपी को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और जीटीपी एक्सेप्ट करने के बाद ये जी अल्फ़ा प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद ये फर्दर किसी ना किसी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करते हैं और ये सिग्नलिंग पाथवे को आगे बढ़ाते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे ये जी अल्फ़ा प्रोटीन्स जो होंगे वो कैल्शियम आयन का जो लेवल है साइटोप्लाज्म में उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। नॉर्मल कैल्शियम लेवल कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली ये 10 to 100 नैनोमोलर कंसंट्रेशन में साइटोप्लाज्मिक रीजन पे पाया जाता है। लेकिन
जब GPCR रिसेप्टर किसी लिगेंड को रिसीव करता है, किसी सिग्नल को रिसीव करता है, एंड सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि कैल्शियम आयन हो गया, इसका कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज होने लगता है, तो रेस्टिंग कैल्शियम कंसंट्रेशन जो कि 10 to 100 नैनोमोलर है, इसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत रैपिडली ये लेवल इंक्रीज होता है। और ये जो कैल्शियम है ये आगे चल के बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट कराता है, क्योंकि कैल्शियम आयन एज ए कोफैक्टर भी काम करता है यहाँ पे। एंड बहुत सारे एंजाइम एक्टिवेशन के बाद ये क्या हो सकता है, डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोडाइएस्टरेज, ये सारे एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करके बहुत सारे काम कराता है जो कि लिगैंड इससे करवा रहा है। सो ये था इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कितना है और कैल्शियम आयन इंक्रीज होने से क्या होगा वो हमने स्टडी किया। अब देखते हैं कि कैल्शियम इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। ये कैल्शियम आयन इंक्रीज होगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर पाथवे है जिसको बोलते हैं IP3 एंड डैग पाथवे, जो कि GPCR से लिंक्ड पाथवे है। इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो GPCR रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट करता है G अल्फा सब यूनिट को। यहाँ पे जो G अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होता है उसका नाम है G अल्फा Q के नाम से इसे जानते हैं। तो ये G अल्फा Q सब यूनिट G प्रोटीन का सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज C, जो कि आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एंजाइम प्रेजेंट है। तो G अल्फा Q एक्टिवेट होने के बाद इस PLC एंजाइम का ये एक्टिवेशन करा देता है। सो ये पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज C। सो नाम से ये पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी फॉस्फोलिपिड को क्लीव कर रहा होगा, किसी ना किसी फॉस्फोलिपिड को ये आगे चल के ब्रेक डाउन करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनमें से एक फॉस्फोलिपिड होता है PIP2, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट। इसके पास 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पे जो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था और ये एक्टिवेट हो चुका है, ये इसी PIP2 जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ देता है। और ये 2 कंपोनेंट होते हैं IP3 जिसे बोला जाता है इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, एंड एक मॉलिक्यूल होता है DAG या फिर डैग या फिर 1,2-डाईएसाइल ग्लिसरॉल। ये दोनों मॉलिक्यूल में PIP2 को फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम क्लीव कर देगा। इसमें आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, वो ये है कि डैग जो होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, जिसके वजह से कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही अटैच होकर रह जाता है। लेकिन जो IP3 मॉलिक्यूल है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसी वजह से वो साइटोप्लाज्मिक रीजन में आराम से मूव कर जाता है। यहाँ पे जो IP3 मॉलिक्यूल है या फिर इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में चला जाता है जिसके पास IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, इसके मेम्ब्रेन पे IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है। सो इन्हीं चैनल में सबसे पहले ये IP3 मॉलिक्यूल जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से कि ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयन्स प्रेजेंट होते हैं वो इमीडिएटली साइटोसोलिक रीजन में फ्लो होने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइटोसोलिक रीजन में नॉर्मल कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 10 to 100 नैनोमीटर तक रहता है, लेकिन जैसे ही IP3 गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे बहुत रैपिडली काफ़ी सारे कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है, वो ये है कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक रीजन में अगर कैल्शियम आयन की कमी भी हो तब भी ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम आ सकता है। उसके पीछे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रीजन, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम आयन है और यहाँ पे IP3 गेटेड चैनल की वजह से हम कैल्शियम आयन को साइटोप्लाज्मिक रीजन में पंप आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये जो कैल्शियम आयन्स होते हैं ये ज़्यादा टाइम तक
साइटोप्लाज्मिक रीजन में नहीं रह सकते। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही कैल्शियम आयन की इंक्रीज़ होने लगती है साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर, ये IP3 मॉलिक्यूल का भी डिग्रेडेशन होने लगता है और IP3 मॉलिक्यूल को सबसे पहले कन्वर्ट करा देते हैं एक और मॉलिक्यूल में, जिसके वजह से कि वो अपना एफिनिटी लूज़ कर देता है इस गेटेड चैनल के साथ। सो कैल्शियम गेटेड चैनल जो कि IP3 बाइंड होता था उसके पास आके, IP3 जैसे ही अपना स्ट्रक्चर लूज़ कर देगा, ये उस पर्टिकुलर चैनल के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसके मदद से कि अभी ज़्यादा कैल्शियम आयंस साइटोप्लाज्मिक रीजन में नहीं आ पाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही कैल्शियम आयन की इंक्रीज़ हो जाती है साइटोप्लाज्मिक रीजन में, ये कैल्शियम आयन एक और एंजाइम को उसके एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर देता है, जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज सी। नॉर्मल केस में अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में जो PKC एंजाइम है या प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम है, ये एज इट इज़ फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम फ्री फॉर्म में आपको साइटोप्लाज्मिक रीजन पे देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन इंक्रीज होने लगता है साइटोप्लाज्म में, वो कैल्शियम आयंस PKC एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके बाइंड हो जाता है एंड इसको एक्टिवेट करा देते हैं। ये PKC एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको याद होगा कि मैंने डैग के बारे में बताया था, डैग जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच्ड होकर रहता है। सो PKC एंजाइम डैग के पास चले जाते हैं और डैग फाइनली इसको एक्टिवेट करा देता है PKC एंजाइम को। जैसे ही PKC एंजाइम या प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, ये अदर फंक्शंस करने लगते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि जीन एक्टिवेशन हो गया, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म हो गया, कैल्शियम कैल्मोडिलिन पाथवेज हो गया, ये सब में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। सो इस पर्टिकुलर फिगर में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, समराइज़ हो जाएगी सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये GPCR मॉलिक्यूल है। जैसे ही कोई सिग्नल आता है तो GPCR मॉलिक्यूल एक्टिवेट होने लग जाते हैं, GPCR रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं और ये GQ सब यूनिट, अल्फ़ा के जो GQ सब यूनिट है उसको ये एक्टिवेट करा देते हैं। इसके एक्टिवेशन के बाद ये फर्दर फॉस्फोलाइपेज C बीटा जो कि साइटोप्लाज्मिक रीजन पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये एंजाइम प्रेजेंट है, इसका एक्टिवेशन होने लगता है और ये एक्टिवेट होने के बाद PIP2 मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है IP3 एंड दूसरा होता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल या फिर डैग मॉलिक्यूल। IP3 मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके वजह से कि साइटोप्लाज्मिक रीजन पे ये आराम से चले जाएंगे एंड ये IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है उसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, सो दैट कि ये चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएं एंड आगे चल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है वो आराम से साइटोसोलिक रीजन में आ सके। जैसे ही कैल्शियम आयन साइटोसोलिक रीजन में आता है, प्रोटीन काइनेज के साथ ये बाइंड हो जाता है एंड ये प्रोटीन काइनेज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक लेकर चला जाता है, जहाँ पे कि डैग मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसके वजह से कि ये प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको एक और कंसेप्ट समझाया था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैल्शियम आयन चैनल्स, राइट। ये जो कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं ये टेट्रामेरिक नेचर शो करते हैं, मतलब इनके पास 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं एंड इनके पास 4 कैल्शियम आयन के लिए साइट्स प्रेजेंट होता है। जैसे ही साइटोसोलिक रीजन में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाता है, इस पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ER मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास स्टिम M1 है, मतलब स्टिम 1 प्रोटीन है एंड इसके डोमेन में एक्स्ट्रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डोमेन में या साइटोसोलिक डोमेन में इसके पास CAD मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन नॉर्मल 10 to 100 नैनोमोलर रहता है तो ये इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन में अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कम होता गया एंड साइटोसोलिक रीजन में ज़्यादा होता गया, यहाँ पे कैल्शियम नॉर्मली जो कि इसके साथ बाइंड कर रहा था स्टिम 1 के साथ, उसका लेवल भी कम होने लग जाता है, जिसके वजह से कि ये रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन पे ये सेंसिटिव हो जाते हैं एंड काफ़ी सारे रिसेप्टर जो कि अलग अलग जगह पे इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे वो ओलिगोमेराइज होने लग जाते हैं और ओलिगोमेराइज होने के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
उस एरिया में ये रिसेप्टर्स ओलिगोमेराइज होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काफ़ी करीब रहता है। ओलिगोमेराइज होने के बाद क्या होगा, काफ़ी सारे STIM1 रिसेप्टर के जो कैड प्रोटीन्स होते हैं, जो कैड डोमेन्स होते हैं, वो आसपास आ जाएंगे और ये आगे चल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट है, उसके साथ जाके ये बाइंड कर जाएंगे और बाइंड करने के बाद बाहर से जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है वो कैल्शियम आयन अभी साइटोप्लाज्मिक रीजन से होते हुए ये अंदर आ जाएगा, उसको ये एक्टिवेट कराने लग जाएंगे। सो ये था किस तरह से IP3 डैग पाथवे इन्वॉल्व होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इंट्रासेलुलर कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए। अब देखते हैं कि जो कैल्शियम आयन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म में बिल्डअप हो चुका है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। कैल्मोड्यूलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कैल्शियम आयन से बाइंड करने के बाद एक्टिवेट होता है एंड ये प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे कि फॉस्फोडाइएस्टरेज, प्रोटीन काइनेज एंड फॉस्फेटेज। ये ऐसे एंजाइम हैं जो कि कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स की वजह से एक्टिवेट होते हैं और कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन तब एक्टिवेट होगा जब यहाँ पे कैल्शियम आयन आके इसके साथ बाइंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम अगर इंक्रीज होता है तो ये फर्दर काफ़ी सारे सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन के लिए भी GPCR एक रिसेप्टर की तरह काम करता है। जैसे ही मसल सेल में एसिटाइल कोलिन आता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, तो GPCR उसको रिसीव कर लेता है एंड आगे चल के कैल्शियम आयन इंक्रीज कराता है साइटोसोलिक रीजन में। उसके वजह से क्या होगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग आगे प्रोसीड होता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग है आप लोग जान सकते हैं, मसल को यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स है ब्लड वेसल्स में, उन मसल्स के अंदर भी ये रिलैक्सेशन का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट एक और काम भी है जो कि कैल्शियम आयन रेगुलेशन से यहाँ पे आपको अचीव करता हुआ देखने को मिलेगा, वो ये है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ये फर्दर कैल्शियम आयन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होने लगता है एंड इस तरह से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आएंगे, कुछ हार्मोन्स जिनका कि रिस्पॉन्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा जो कि G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का यूज़ करते हैं एंड IP3 डैग पाथवे का यूज़ करके ये सारे रिस्पॉन्स को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर मैंने अभी आपको बताया था, नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग में भी ये हेल्प करता है स्मूथ मसल में। लेकिन अगर पैनक्रियाज में ये हार्मोन प्रेजेंट है, सो पैनक्रियाज के अंदर एसिटाइल कोलिन आने की वजह से जो GPCR एक्टिवेट होता है वो फर्दर डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन में मदद करता है। उसी तरह से लीवर में अगर वैसोप्रेसिन का अमाउंट इंक्रीज हुआ तो ये ग्लाइकोजन टू ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन करने लगता है, हार्मोन बनाने लग जाते हैं। प्लेटलेट्स में जैसे कि थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल अगर GPCR से बाइंड होता है तो आगे चल के थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल का एग्रीगेशन शेप चेंज होने लग जाता है एंड एसिटाइल कोलिन अगर पैरोटिड ग्लैंड से जो रिलीज़ हो रहा है वहाँ पे अगर इनका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे एमाइलेज का सिक्रेशन होने लगता है जिसमें से कि माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एकम्प्लिश होता है। सो ये था कैल्शियम आयन किस तरह से सेल के अंदर अलग अलग तरीके के फंक्शन करता है और ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है और इसके वजह से यहाँ पे आपको GPCR सिग्नलिंग की वजह से ये कैल्शियम आयन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये टोटली मैंने आपको समझा दिया है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आगे आपको इसी तरह के बहुत सारे डिटेल साइंटिफिक फेनोमेनन एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल रिलेटेड फेनोमेनन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।